Hello students, welcome you in this new video lecture. In this video lecture, we'll discuss about assimilation and digestion. After absorption, now food has to utilize by the body tissues so that they can get energy or they can undergo growth and repair. So what is assimilation? Assimilation is just distribution and utilization of the absorbed nutrients in body tissues for energy, growth and repair. In this topic, student, we will discuss assimilation of especially three main nutrients, that is carbohydrate, proteins and fats. So first of all, let's talk about student carbohydrates. Assimilation किसका होगा? Assimilation होगा जो absorbed हुए nutrients. तो carbohydrates में हम बात करेंगे monosaccharides की, that is glucose, fructose and galactose. So mainly let's talk about first of all monosaccharide student. तो monosaccharide student सम अमाउंट जो मोनोसेक्राइड का होता है दैट इज यूटिलाइज टू गेट एनर्जी, वो हमारी जो डेली रूटीन की एनर्जी है उसके लिए यूज होता है. एंड एक्सेस अमाउंट, अगर एक्सेस अमाउंट है, इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. एक्सेस जो रहेगा मोनोसेक्राइड्स वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेशली ग्लूकोज, और कहाँ स्टोर होगा? लीवर एंड मसल सेल में. मसल सेल में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें एनर्जी के लिए काम आता है ग्लाइकोजन. कैसे? ग्लाइकोजन ब्रेक करेगा दोबारा ग्लूकोज में. द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक प्रोसेस होता है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ये लीवर में भी हो सकता है और मसल सेल में भी होता है. लीवर में कब होगा? जब हम सपोज कोई ड्यूरिंग फास्टिंग डेज, जब हम खाना नहीं खाते, कोई आउटसोर्स कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे, तो व्हाट हैपन, जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन पड़ी है दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज with the help of glycogenolysis, and that will fulfill the deficiency of glucose in our body. Third student, कुछ हिस्सा ग्लूकोज का converted into fats and stored as such. कुछ हिस्सा जो होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज का वो फैट्स के रूप में भी बॉडी में स्टोर होता है. तो कार्बोहाइड्रेट में क्या याद रखेंगे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाने के लिए यूज आएंगे, कुछ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लीवर में स्टोर हो जाएंगे और मसल सेल में, जो बाद में काम आते हैं. और थर्ड, अगर बात करें, कुछ हिस्सा जो होता है हमारे मोनोसेक्राइड्स का वो फैट्स के रूप में भी स्टोर होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स हैं डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स किसके? प्रोटीन्स के. तो सम प्रोटीन्स, सम अमीनो एसिड्स आर स्टूडेंट्स यूज्ड बाय द बॉडी फॉर मेकिंग देयर ओन प्रोटीन. बॉडी को अपने प्रोटीन बनाने हैं तो उसके लिए वो अमीनो एसिड का यूज करते हैं. अगर एक्सेस में पड़े हैं स्टूडेंट अमीनो एसिड और बच जाते हैं तो क्या होगा? एक्सेस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर फैट में कन्वर्ट होगा और फैट फिर बॉडी में स्टोर होगी. तो फैट बनने के कई सारे जरिए हैं. कार्बोहाइड्रेट से बन रही है फैट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड से बनती है. अच्छा स्टूडेंट, जब ग्लूकोज बनता है अमीनो एसिड से, तो ग्लूकोज बनने से पहले उन अमीनो एसिड की डीएमिनेशन होती है. एक प्रोसेस है जिसका नाम है डीएमिनेशन. डीएमिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, तो इसका रिमूवल होना जरूरी है पहले. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप. अब बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट ग्लूकोज बनने का अमीनो एसिड से, ये परफॉर्म होता है लीवर के अंदर. तो लीवर में ही पहले क्या होगा, उन अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप अलग होगा, तो उसको क्या कहते हैं? डीएमिनेशन. द डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन. फिर वो ग्लूकोज बन जाएंगे, और ग्लूकोज जो होता है स्टूडेंट फिर फाइनली कन्वर्टेड इनटू दैट कैन बी यूज फॉर एज अ फ्यूल. एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, या वो फैट्स बनाने में भी काम आ सकता है. पर जो अमीनो ग्रुप है स्टूडेंट, उसका क्या होगा? जो अमीनो ग्रुप अलग हो वो अमीनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू, जिसे हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं. एक और नाम है इसका यूरिया साइकिल का, ऑर्निथाइन साइकिल. तो ऑर्निथाइन साइकिल में फाइनली क्या हुआ? अमीनो ग्रुप से अमोनिया बना, अमोनिया से यूरिया, और ये यूरिया फिर ब्लड में चला जाता है. फ्रॉम ब्लड इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम किडनी थ्रू यूरिन. यूरिन के थ्रू फाइनली ये यूरिया बाहर चला जाता है. तो प्रोटीन का क्या होता है अमीनो एसिड के केस में? सॉरी, अमीनो एसिड कुछ तो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, कुछ ग्लूकोज बनाते हैं, वो ग्लूकोज बाद में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है. अगर ग्लूकोज लेवल पे ही रहता है वो तो एनर्जी के काम आता है.
और ग्लूकोज बनने के दौरान जब ये लीवर में प्रोसेस होता है तो क्या होता है, एक डीएमिनेशन नाम की प्रोसेस भी रहती है जिसमें द अमीनो ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम अमीनो acid, and that amino group is then converted into ammonia, and then that ammonia into urea, and that urea is excreted out through urine. Now student, let's talk about the fats. Fats की assimilation कैसे होती है? बहुत सारी फैट्स तो हमारे सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे जमा हो जाती है, स्किन के नीचे, एज वेल एज इन द मिजेंट्रीज. मिजेंट्रीज क्या होती है? मिजेंट्रीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट स्टूडेंट, सम फैट इनसाइड लीवर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स. जैसे स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड फैट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वैसे ही फैट्स में भी एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स. सो इन दिस वे फैट्स विल बी एसिमिलेटेड इन द बॉडी टिश्यूज. सो कार्बोहाइड्रेट के एसिमिलेशन में मेनली क्या देखा हमने कि या तो एनर्जी के रूप में यूज होंगे ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, या फर्दर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं लीवर या मसल सेल्स में. और प्रोटीन अमीनो एसिड के केस में क्या देखा, या तो प्रोटीन बनाने के काम आएंगे या ग्लूकोज या फैट्स बनाने के काम आते हैं. और तीसरे में देखा हमने फैट्स में, फैट्स अंडर द स्किन स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में या मिजेंट्रीज में, या फिर वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड में फॉर फर्दर यूज. सो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट फॉर द assimilation of the absorbed nutrients. After assimilation student, now we will talk about the second topic, that is egestion. Now starts egestion. Egestion is student the process of removal of undigested food that is present in rectum. So what is egestion? It is a elimination of undigested food by a anus. And student, the waste matter that comes out through anus after egestion, that is called feces or stool. And what is it? Basically it is a semi-solid waste matter discharged from the alimentary canal. So feces or stool is the semi-solid waste that is discharged from the alimentary canal during egestion. If we see the composition of feces, students, 75% it contains water, 25% it contain solid substances, और 25% में भी क्या क्या चीजें आती है स्टूडेंट? 3% बैक्टीरिया, 10 to 20% फैट्स, 2 to 3% प्रोटीन्स, 15% ऑर्गेनिक मैटर and 30% roughage. So these are some main constituents of feces. So main contribution is of 75% is of water and 25% is solid substances. Now the feces, the fecal matter, students, have a typical color, that is brown color. So color of feces की बात करें student, is brown due to stercobilin. There is one chemical substance stercobilin which is formed due to modification of bile pigment. Bile pigments बनते हैं हमारे, that is biliverdin and bilirubin. बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन की जब मॉडिफिकेशन होती है कोलोन बैक्टीरिया के द्वारा, जो कोलोन में प्रेजेंट है, वो इन पिगमेंट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो स्टर्कोबिलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ आवर फीकल मैटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्राउन कलर ऑफ फीकल मैटर, दैट इज स्टर्कोबिलिन. कैसे बनता है? बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, दैट इज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन. बाय whom? By colon bacteria. And next student, the smell of the fecal matter, that is due to the presence of some microbial gases, and that microbial gases are called scatol. And scatol is basically chemically is a 3-methyl indole. So जो typical एक smell रहती है fecal matter की, that is due to these microbial gases, that is called scatol, and chemically scatol is 3-methyl indole. So दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ब्राउन कलर जो फीकल मैटर का, दैट इज ड्यू टू विच पिगमेंट? दैट इज स्टर्कोबिलिन. एंड स्टर्कोबिलिन कैसे बनता है? बाय मॉडिफिकेशन ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन बाय कोलोन बैक्टीरिया. एंड दूसरा द टिपिकल स्मेल दैट फीकल मैटर इज, दैट इज कॉल्ड स्कैटोल, एंड स्कैटोल इज केमिकली इज अ 3-methyl indole. Student, now discuss the mechanism of egestion. So first of all student, the undigested food that is present in small intestine, that moves into the colon with the help of peristaltic movements of the muscles. So पहले क्या होएगा? undigested food small intestine से colon में आएगा. Large intestine has 3 parts, cecum, colon and rectum. तो
स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम से होते हुए फाइनली इट रीच्ड इन द कोलोन. Colon in colon students undigested food remain at least for 36 hours. 36 hours के लिए यहाँ पर undigested food रहेगा. Here now what happens student? Absorption of water and electrolytes from that undigested food to convert it into semi-solid form. तो यहाँ पर पानी की absorption होगी और electrolytes की absorption होगी. They will move back into the blood. Next student, there are some symbiotic bacteria in the colon. Symbiotic bacteria ऐसे bacteria those which are using undigested food for their growth, but in return they are giving something. So in return हमें भी कुछ देते हैं. वो ऐसे बैक्टीरिया हैं कोलोन में जो अपने लिए अनडाइजेस्टेड फूड लेते हैं और बदले में हमें कुछ देते हैं. क्या देते हैं हमें? They are providing us many vitamins such as vitamin B12, K, B, B2 which are absorbed by colon wall. तो कोलोन में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है E. coli जो अपने लिए अनडाइजेस्टेड फूड खाने के रूप में यूज करते हैं और बदले में क्या देते हैं हमें? कुछ विटामिन बना के देते हैं which are absorbed by the colon wall. इसके बाद स्टूडेंट फाइनली then from the colon this semi solid phases now with the help of spontaneous and involuntary movements. अपने आप ये मूवमेंट्स अराइज होती रहती हैं. तो इन मूवमेंट से फाइनली ये कोलोन से कहां पहुंच जाएगा? दैट इज इन द रेक्टम में पहुंच गया वाकई. In rectum now student what happen when the semi-solid facies will come then it will start to get widened. So due to the widening of rectal wall and stimulation of the nerves which are present in the rectal wall में जो nerves हैं जब widening होती है rectum की तो उससे क्या होता है? एक stimulation arise होता है especially जो nerves होते हैं उसकी wall में भी और उससे क्या एक neural reflex arise होता है. That neural reflex is called एक reflex action arise होगा that is डेफिकेशन रिफ्लेक्स. और डेफिकेशन रिफ्लेक्स आने से क्या होगा? देयर इज अर्ज टू पास आउट द स्टूल. ठीक है. सो डेफिकेशन रिफ्लेक्स से क्या होगा? अर्ज टू पास आउट स्टूल. और इससे क्या होगा? देन इट स्टार्ट डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या शुरू करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फोर्सिंग फेसेस टुवर्ड्स द एनस. और ये जो पेरिस्टाल्टिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स आने से पहले तो अर्ज इज स्टार्टेड टू पास आउट द स्टूल और फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू होगी जो उस अनडाइजेस्टेड फूड को फीकल मैटर के रूप में जो है दे विल पुश इट टुवर्ड द एनस. स्टूडेंट यहां पर देयर इज अ रोल ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल जो क्या करेंगी? जो एनल स्फिंक्टर है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल उनको ओपन करने में हेल्प करेगी. सो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो रहती हैं डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स की वो फोर्स करेंगे एनल स्फिंक्टर को ओपन करने के लिए. और फाइनली फिर स्टूडेंट ड्यू टू इनवॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ internal sphincter of internal anal sphincter and due to voluntary relaxation of external anal sphincters finally defecation हो जाएगा. finally fecal matter will go out from the anus. तो यहां से देखते हैं रेक्टम से क्या हुआ? पहले वाइडनिंग हुआ रेक्टल वॉल का और स्टिमुलेशन हो जाता है इससे नर्व्स जो प्रेजेंट है रेक्टल वॉल में उससे डेफिकेशन रिफ्लेक्स अराइज होता है जिससे एक अर्ज अराइज होती है स्टूल को बाहर थ्रो करने की. एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाती हैं. ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स क्या करती हैं? फीकल मैटर को धीरे धीरे पुश करती हैं टुवर्ड द एनस. और साथ में वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होती हैं डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स की जो एनल स्फिंक्टर्स को फोर्स करते हैं खुलने के लिए. और फाइनली फिर ड्यू टू इनवॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ दिस इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ external anal sphincter finally that fecal matter is thrown out. So student this is all about the mechanism of egestion. Egestion को एक बार समराइज करते हैं दोबारा. क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रीच इनटू द कोलोन. इन कोलोन इट विल रिमेन फॉर एटलीस्ट 36 आवर एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन व्हाट हैपन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. और साथ में E. coli बैक्टीरिया विच आर आल्सो कॉल्ड इशरिशिया कोलाई. E फॉर इशरिशिया कोलाई. सो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं. साथ अनडाइजेस्टेड फूड को यूज करेंगे अपने खाने के रूप में बट इन रिटर्न दे विल फॉर्म फॉर अस विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन B, विटामिन 2 विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द कोलोन वॉल. फाइनली स्टूडेंट फिर स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट से सेमी सॉलिड फेसेस रेक्टम में पहुंचेंगे और रेक्टम जैसे जैसे फीकल मैटर इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ दैट rectal wall and due to the stimulation of the nerves which are present in rectal wall what will happen? Defecation reflex arise होगा. Defecation reflex क्या करेगा? It will arise and urge to pass out the stool and साथ में peristaltic movement arise करेगा that will push the food towards the anus and साथ में voluntary contraction रहेंगी diaphragm and abdominal muscles की जो क्या करेंगी? Anal sphincter को force करेंगे खुलने के लिए. दो anal sphincter हैं
इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, उनको ओपन करेंगे खुलने के लिए ताकि डेफिकेशन हो सके। और फाइनली ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टूडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर की जो रिलैक्सेशन है वो इनवॉलेंट्री है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन वॉलेंट्री है। तो रिलैक्सेशन होने से क्या होगा, फाइनली डेफिकेशन होगी। डेफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट, इजेशन। द थ्रोन आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन एज वेल एज डेफिकेशन। सो फाइनली फिर एनल्स के थ्रू जब एनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे तो डेफिकेशन होगा एंड the fecal matter is thrown out. So with this student, ejection is topic is completed, and with this also our whole video lecture is over. That is for assimilation and addition. So take care and thanks.